हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और पावर सिस्टम का रेंज बूस्टर सीरीज चल रहा है, जिसमें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है फॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो फॉल्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। फॉल्ट को मैंने पहले ले लिया है। अगर मैं पावर सिस्टम 1 और 2 की तरह अगर फुल कोर्स में पढ़ा था ना, तो पावर सिस्टम 1 में अगर देखें तो इंसुलेटर, केबल्स, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते। इस वजह से मैंने जो फॉर्मेशन किया है उसमें क्या किया, मैंने यूनिट नंबर 1 बेसिक्स वाली बना दी, यूनिट नंबर 2 किसकी बना दी मैंने, जो भी हमारा ट्रांसमिशन वाला सेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बना दी, जहां से गेट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। और चौथा मैंने फॉल्ट और स्टेबिलिटी को पहले पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनको थोड़ा सा बाद में, ताकि हमारा एग्जाम का जो पर्पस है, गेट एग्जामिनेशन का जो पर्पस है, वो फुलफिल हो सके। ठीक है, चलिए, तो यूनिट नंबर 4 फॉल्ट एनालिसिस। अगर मैं गेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है किसी साल एक क्वेश्चन आ जाए तो उस साल स्टेबिलिटी में ज्यादा आ जाए, बट 2 क्वेश्चंस फॉल्ट में हर साल देखे गए हैं। हो सकता है किसी साल 3 क्वेश्चन भी रिपीट कर जाए, और 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन में बोल सकता हूं। और इसमें जो मिनिमम मार्किंग है वो 3 मार्क्स है। हो सकता है एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, या फिर दोनों ही क्वेश्चन 2 नंबर के अगर आ गए तो यहां पे 4 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और 5 नंबर की भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो फॉल्ट एनालिसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे वेटेज वाइज हमारे गेट एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मजेदार है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। तो मैं कोशिश करूंगा रैंक बूस्टर सीरीज में कॉम्पैक्ट समरी बता दूं, ठीक है, ताकि जो फुल कोर्स तरीके से, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, उसी का मैं क्या करूंगा, कॉम्पैक्ट समरी बता दूंगा, और अच्छा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने फुल कोर्स में बहुत डिटेल वर्जन में इस पूरे फॉल्ट एनालिसिस को पढ़ाया है। और मैं बताऊं, फॉल्ट एनालिसिस को हम लोगों ने 4 सेक्शन में देखा है। कौन कौन से 4 सेक्शन है ना, बार बार ये बात मुझसे सुनते होंगे जो भी मेरे फुल कोर्स यूजर्स होंगे, कि फॉल्ट एनालिसिस बार बार मैं बोलता था 4 है, जिसमें हमारा पहला नंबर क्या है, पर यूनिट सिस्टम, जो कि हम लोगों ने फॉल्ट एनालिसिस में फिनिश कर दिया। अब देखिए, पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम में हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं वो सब हम लोग ऑलरेडी बेसिक्स में सीख चुके हैं। रैंक बूस्टर सीरीज में भी पर यूनिट सिस्टम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में ही हम लोगों ने देख लिया था। कॉमन बेस लेके रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, जिसको इंपीडेंस डायग्राम भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, थर्ड नंबर का है सिमेट्रिकल कंपोनेंट, और फोर्थ नंबर का है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड करके पूरे फॉल्ट एनालिसिस को पढ़ाया है। 4 सेक्शन कौन से, पर यूनिट सिस्टम, दूसरा हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, तीसरा हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट, और फोर्थ नंबर का है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, अब देखिए, जो पर यूनिट सिस्टम है ये तो बेसिक्स है, इस पूरे फॉल्ट का बेसिक्स है। अगर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये बाकी चीजें नहीं पढ़ सकते। जस्ट लाइक हम लोग कोई मैथमेटिक्स अगर पढ़े तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जिस तरीके से रोल प्ले करते बेसिक्स का, उसी तरीके से पूरे फॉल्ट को समझने के लिए पर यूनिट सिस्टम एक मैथमेटिकल टूल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो जिसको हमने बहुत अच्छे से देखा है। चलो, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं वो बैलेंस्ड फॉल्ट होते हैं। सिमेट्रिकल मैंने बताया था कि 3 फेज जो RYB बोल दे या ABC बोल दे, तो उनके बीच का 120 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं गड़बड़ हो और फॉल्ट अगर आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फॉल्ट। इसमें 2 कैटेगरी के फॉल्ट बोल सकते हैं, वैसे तो एक जैसा ही ट्रीट करते हैं हम लोग, LLL और LLG फॉल्ट। ठीक है, तीनों लाइन RYB के बीच में हो या तीनों लाइन से ग्राउंड को भी हो जाए तो LLL या LLG फॉल्ट। इसमें जस्ट एक फॉल्ट इंपीडेंस जो ZF होता है उसका रोल होता है, बहुत ज्यादा अभी यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ये समझो कि LLL और LLG फॉल्ट इज द सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसका एक और नाम है जो कि न्यूमेरिकल में बार बार देखने को मिलता है, क्या नाम, 3 फेज शॉर्ट सर्क्यूट फॉल्ट। इस नाम से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। कई बार LLG नहीं लिखा रहेगा, कैसे पहचानोगे, 3 फेज शॉर्ट सर्क्यूट फॉल्ट, तीनों फेजेस के बीच में RYB, तीनों फेजेस के बीच में जो फॉल्ट हो रहा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन जनरल क्या है, मोस्ट सीवियर, सबसे डेंजरस फॉल्ट इन जनरल कौन सा होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है या 3 फेज फॉल्ट, जो भी बोलना चाहे आप, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, है ना। आगे चल के मैं जब अनसिमेट्रिकल पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अगर ये सबसे ज्यादा इन जनरल डेंजरस होता है, इस वजह से हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर और रिलेस की जो रेटिंग है इस सिमेट्रिकल करंट के हिसाब से दी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैग्नीट्यूड वाला या सबसे डेंजरस है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने रिले और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग बना दी, डिजाइन बना दिए, तो बाकी जितने भी फॉल्ट होंगे वो उससे कम ही होंगे। बट आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि नॉट ऑलवेज, तो उस केस में क्या होगा, है ना, वो बताऊंगा आगे चल के, जब मैं अनसिमेट्रिकल में एलजी फॉल्ट पढ़ाऊंगा ना तब ये बात बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेयरली ऑकर्ड। अच्छा तीनों देखो, एक चीज कॉमन सेंस बताओ कि आर वाई बी तीनों हैं, तो तीनों लाइन के बीच में तीनों एक साथ फॉल्ट में चले जाए तो बहुत रेयरली होगा ना। एक लाइन तो फ्रिक्वेंटली जा सकती है, दो लाइन उससे थोड़ा सा कम, दो लाइन टू ग्राउंड, तो इस तरीके से हम लोगों ने बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा तीनों लाइन के बीच का जो फॉल्ट होगा वो रेयरली होगा, नॉट बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सिमेट्रिकल कंपोनेंट भी मैथमेटिकल टूल है एक तरीके का, क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल है, बट ये मैथमेटिकल टूल पूरे फॉल्ट को नहीं, इसमें जो सिमेट्रिकल जो कंपोनेंट है उनकी हेल्प से हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालिसिस करेंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट की हेल्प से हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं लेटर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो इस तरीके से फोर्थ नंबर आता है हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फॉल्ट। अनबैलेंस का मतलब वही कि फॉल्ट अगर आ रहा है तो तीनों के बीच में जो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, एलजी, एलएल, डबल एलजी फॉल्ट, और ये क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होगा। जो लोग फुल यूजर होंगे, फुल कोर्स यूजर, या जो पूरा पावर सिस्टम मुझसे पढ़े होंगे, उनको ये सारी चीजें हल्की हल्की दिख रही होगी, ठीक है। चलो अब आते हैं गेट एग्जामिनेशन के। सर गेट एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल कहां से कितने परसेंट के चांसेस है? वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन वैसे तो कहीं से भी आ सकता है, बट बेस्ड ऑन दी हिस्ट्री, मतलब पिछले 25 सालों को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पहली चीज है तो पर यूनिट सिस्टम तो आना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल टूल है, ये मशीन पावर सिस्टम बहुत सारी जगह पे लगेगा। दूसरा अगर देखें तो यहां पर सिमेट्रिकल कंपोनेंट भी क्या है, आपका मैथमेटिकल टूल है, जिसकी वजह से आप अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ोगे। तो मैं रियल कंपटीशन किसके बीच में है, पर यूनिट और सिमेट्रिकल के बीच में नहीं है, रियल कंपटीशन सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बीच में है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में अगर रेशो की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि 70% जो न्यूमेरिकल, या मैं बोल सकता हूं 80% टाइम्स जो न्यूमेरिकल आए हैं वो आपके कहां से आए हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स आए हैं, ठीक है। और बचे हुए 20 to 30% जो क्वेश्चंस आए हैं वो कहां से आए हैं, आपके सिमेट्रिकल से। मेरा बस नहीं चला तो मैं 90% बोल दूं, बट 25 साल को देख रहे हैं हम लोग, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको भी तवज्जो दे दें, क्योंकि पता चले क्या होता है कई बार कि मैं बोल तो देता हूं कि चलो 90%, तो स्टूडेंट सोचता अच्छा 10% सर ने बोला चलो छोड़ के ही चले जाए, और पता चले 10% वहीं से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके, सिमेट्रिकल बहुत ईजी है, इवन अनसिमेट्रिकल बहुत इजी है। सिस्टमेटिक पढ़ोगे, अगर तरीके से पढ़ोगे तो हर चीज इजी है, ठीक है, टफ कुछ भी नहीं है। अभी इस रेंग बूस्टर सीरीज से गो थ्रू हो जाओगे ना, कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, क्योंकि आपको आता सब है, आपके दिमाग में सब कुछ है। इस सीरीज से, रेंग बूस्टर सीरीज से सिर्फ मेरा इंटेंशन ये है कि सारी चीजों को सिस्टमेटिक आपके दिमाग में जमा दूं और साथ में कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल करा दूं, ठीक है। चलो तो इसका मतलब समझे कि सिमेट्रिकल का क्या वेटेज है और अनसिमेट्रिकल का क्या है, और बाकी ये दो तो क्या है, हेल्पिंग टूल से। तो इनकी अगर ये अच्छे से करना है तो ये तो बट ऑब्वियस आना ही जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ने वाले रेंग बूस्टर सीरीज में, हम लोग 1 by 1 क्या करेंगे, पर यूनिट तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने रेंग बूस्टर सीरीज में बेसिक्स में कवर कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट को लेंगे, पूरा सिमेट्रिकल फॉल्ट का पूरा थ्योरी अभी इसी लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सिमेट्रिकल फॉल्ट के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर एक लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेंगे, और सिर्फ कंपोनेंट बेसिस पर अगर कुछ एक दो न्यूमेरिकल दिख जाते तो वो कर लेंगे। उसके बाद फिर एक लेक्चर में हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट और उसके न्यूमेरिकल देख लेंगे, है ना। इस तरीके से रोड मैप मैंने बना दिया है। रेंग बूस्टर का भी फास्ट ट्रैक वीडियो, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, इसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि फुल कोर्स में मैंने किस तरीके से डील किया है, ताकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा धुंधली धुंधली मेमोरी याद आ जाए, ठीक है। देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाया है, फुल कोर्स का बता रहा हूं, ये पूरा फुल कोर्स का ऐसा कैसा टेबल मैंने फुल कोर्स में भी लिखा है।
नंबर 1 हमने पढ़ा है ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा है। दूसरा सडन शॉर्ट सर्क्यूट ऑफ एन अनलोडेड जनरेटर, जब जनरेटर लोडेड नहीं, नो लोड पे है या अनलोडेड है, उस टाइम पे शॉर्ट सर्क्यूट हो रहा है फॉल्ट, तो किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। थर्ड नंबर है स्टेप्स देखी थी हमने कि फॉल्ट करंट या फिर हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट करंट, एक ही बात है, फॉल्ट एमवीए या फिर एमवीए शॉर्ट सर्क्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ नंबर हमने देखा कि सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर कैसा है, फिर क्वेश्चन डिस्कशन देखे। फिर हमने देखा फॉल्ट अंडर लोडेड कंडीशन कैसे होगा, वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद करंट लिमिटिंग रिएक्टर हम लोगों ने लगाया और उसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए। तो 8 हिस्सों में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने एक एक न्यूमेरिकल, कन्वेंशनल अप्रोच वाले न्यूमेरिकल, सब कुछ बहुत बढ़िया से देखे। ठीक है, तो अब यहां पे एक एक करके ऐसे हिस्से में नहीं चलेंगे हम लोग। मैं क्या करूंगा, अभी क्विकली आपको इन सारी चीजों के 8 पॉइंट को समराइज कर दूंगा, है ना। तो नंबर 1 चलते हैं हम लोग समरी के उसमें कि ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, है ना। ये जो 2 टॉपिक है हमारे, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, थोड़े से कनेक्टेड है, इस वजह से मैंने शॉर्ट समरी में यहीं पे एक साथ बता दिया। देखो याद हो जाए, थोड़ा थोड़ा थ्योरी याद आते जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो एक सोर्स लगा था Vm sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये हमारा R प्लस JX था, और यहां पे एक स्विच लगा था जो कि सडन शॉर्ट सर्क्यूट से t इक्वल टू 0 पे 0 होता था। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही 0 होगा तो यहां पर क्या होगा, कोई भी फॉल्ट आता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जनरेटर साइड से आ रहा है, बाकी कुछ एनर्जी आपकी हमारी ट्रांसमिशन लाइन या फिर लोड साइड में कुछ एनर्जी स्टोर होती है, वो डिसिपेट होती है, जिसका नेचर हम क्या बोलते हैं, डीसी ऑफसेट करंट। इसका मतलब जो हमारा टोटल करंट होता है उसमें एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों आते हैं। एसी कंपोनेंट को हम लोग सिमेट्रिकल स्टेडी स्टेट वैल्यू भी बोलते हैं और डीसी को बोलते हैं डीसी ऑफसेट करंट। तो ये जो करंट है हमारा टोटल करंट, इसमें एसी और डीसी ऑफसेट करंट दोनों रहेगा। एसी सिमेट्रिकल बोलेंगे और डीसी को ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, बट डीसी का जो कंपोनेंट है वो एक्सपोनेंशियली डीके नेचर का होता है, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं जब इन दोनों को एसी और डीसी जब दोनों आए हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग असिमेट्रिक नेचर। याद है आपको, मैंने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया था, मैं ग्राफ प्लॉट नहीं करना चाहता पूरी तरीके से। देखो ये एसी के प्लॉट बनाए थे, ये एकदम, है ना, और डीसी का इस तरीके से प्लॉट था, ये एक्सपोनेंशियल डीके, अच्छे से नहीं बनाया, थोड़ा सा नीचे नहीं जाएगा, है ना। और इन दोनों को जब लिया था मैंने तो ये थोड़े से ये इस तरीके से आ रहा था। तो ये शुरुआत में कुछ हिस्सों में क्या हो रहा था, जहां पे एसी और डीसी का ठीक ठाक लेवल है, जहां पे इन दोनों करंट को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक नेचर बोलते हैं, असिमेट्रिक। थोड़ी देर बाद जो डीसी कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, तो आफ्टर फ्यू साइकिल सिर्फ और सिर्फ एसी बचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल करंट बोलते हैं। ये पूरे डेरिवेशंस वगैरह बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखे हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो डीसी कंपोनेंट है ना, डीसी कंपोनेंट, इसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि डीसी ऑफसेट को एक्सपेरिमेंटली फिर हम लोगों ने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद एक इंपेरिकल डिजिट से रिप्लेस कर दिया। हमने बोला कि बार बार ये डीसी की कैलकुलेशन का के लिए करना, हमने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसको बाद में देखना है ना। हमने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया और एक पर्टिकुलर फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया, है ना। बार बार डीसी को एनालिसिस करने की बजाय हमने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, इंपेरिकल डिजिट होती है वो, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल होती है। चलो, तो उसके बारे में यहां पे चर्चा करता हूं। इतना समझ में आया अभी आपको कि असिमेट्रिकल क्या है, एसी प्लस डीसी। थोड़ी देर बाद कुछ साइकिल्स के बाद जब डीसी डीके हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, एसी, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, चलो इसको बाद में देखेंगे, है ना। अब देखो करंट 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के करंट में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम मोमेंटरली करंट, जिसको IMM भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सिमेट्रिकल करंट। तो हमने देखा था कि इसको जब हम लोगों ने पूरी तरीके से एनालिसिस किया और इसका मैक्सिमम देखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे फॉल्ट होता है, जिस टाइम पे फॉल्ट होगा, तो ये हुआ, ये फॉल्ट पॉइंट है जस्ट t इक्वल टू 0 प्लस पे, तो उस टाइम मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे डेरिवेशन के हिसाब से क्या आया था, 2 इंटू Vm/Z। जो Vm/Z है आपका, जो Vm/Z है उसका भी 2 टाइम्स आया था, जिसको हम लोग डबलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। और ये हम लोग कुछ अजम्पशन माने थे, नो लोड माने थे, तब जाके आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि जैसे मोमेंटरली, जब ये हम लोग जब मैक्सिमम मोमेंटरली करंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे जो हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्टेंसेस लेंगे वो सारे के सारे कौन से लेंगे, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस लेंगे।
और इसमें जो डीसी का नेचर रहेगा उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा ले लेंगे हम लोग 1.6, कभी कभी 1.8 भी हो जाता, बट मेजरली हम लोग 1.6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं। तो देखो मैंने आई असिमेट्रिक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 या फिर 1.6 ऑफ आई सिमेट्रिक। तो ये डीसी को हम लोगों ने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, कंपनसेट कर दिया। ठीक है, दूसरा है कि सिमेट्रिकल करंट। सिमेट्रिकल करंट क्या होता है? एसी करंट होता है। अच्छा, एसी करंट क्या होगा? आई एफ डबल डैश इक्वल टू ईजी डिवाइडेड बाय सब ट्रांजिएंट के टाइम पे जो रिएक्टेंसेस हम लोगों ने लिया उस टाइम पे जो करंट होगा। ये जो डबल डैश है इसका मतलब है ये सब ट्रांजिएंट स्टेट को डिनोट करता है। देखो डबल डैश सब ट्रांजिएंट को, सिंगल डैश ट्रांजिएंट को, और कुछ भी डैश नहीं है तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट को। ये पता होगी आपको बात। अच्छा, अब क्या होता है सिमेट्रिकल वाले करंट में हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जनरेटर और मोटर को अलग अलग। जब जनरेटर की बात होगी तो वहां कौन सा रिएक्टेंस लेना है आपको? सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेना है। बट जब मोटर की बात करेंगे तो वहां पे ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेना है ना। याद है हमने फुल कोर्स में क्वेश्चन भी करा था कि मोटर के क्रॉस फॉल्ट वोल्ट हो रहा था और हमें फॉल्ट करंट या कुछ ऐसा मोटर की साइड से पूछा था। तो उस टाइम पे हमने मोटर का ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लिया था, आई थिंक 30% ट्रांजिएंट रिएक्टेंस था उस टाइम पे। ठीक है, तो जनरेटर में ऑलवेज हम क्या करेंगे, जनरेटर में ऑलवेज सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेंगे और मोटर में कौन सा लेंगे? ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेंगे। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिपेंड करेगा कि सर्किट ब्रेकर के साइकिल क्या है, मतलब कितने साइकिल्स की बात है ना। तो अगर दो साइकिल, एक जैसे फॉल्ट आया 2 साइकिल के बाद अगर देखना है तो 1.43 साइकिल, जैसे जैसे साइकिल बढ़ते जाएंगे मतलब थोड़ा सा डिले हो चुका है तो डिले होते जाएगा। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम होते जा रहा है, इसका मतलब डीसी आपका डीके होते जा रहा है। आई बात समझ में? तो आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, पूरा का पूरा मैंने 5-6 लेक्चर्स के अंदर डेरिवेशन करे थे, वो पूरा का पूरा समरी मैंने एक स्लाइड पे बताने की कोशिश करी है आपको सारी की सारी। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब मैक्सिमम मोमेंटरी करंट जब हम लोग ले रहे हैं, है ना, उस टाइम पे हमें कौन से सारे के सारे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस लेना है। बट सिमेट्रिकल करंट के टाइम पे जनरेटर और मोटर, जनरेटर में ऑलवेज सब ट्रांजिएंट, बट मोटर में क्या करना है आपको? ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेना है। और बाकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिपेंड करेगा सर्किट ब्रेकर के साइकिल क्या है। और नहीं गिवन हो कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट वैसे तो गिवन रहेगा, गेट एग्जामिनेशन में सब चीजें नहीं होती है, सारा डेटा गिवन होता है ना, कि कितने साइकिल के लिए पूछा है, क्या पूछा। ऑलरेडी हम लोगों ने इन सब पे न्यूमेरिकल करे, एक एक न्यूमेरिकल सब पे करा हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूं, सपोज करो आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम पॉसिबल डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट, ये जो डीसी कंपोनेंट है इसका मैक्सिमम करंट क्या है? तो आप बोलोगे Vm/Z। सर मैक्सिमम पीक करंट यही है Vm/Z। तो अच्छा देखो मैं Vm को क्या ऐसा लिख सकता हूं, Vm क्या है? पीक वोल्टेज है, तो पीक वोल्टेज को √2 टाइम्स ऑफ Vrms, है ना, लिख सकता हूं क्योंकि Vrms इक्वल टू क्या होता है? Vm/√2, तो √2 इंटू Vrms लिख सकता हूं। और ये इंपीडेंस क्या है? ये सब मैक्सिमम पॉसिबल डीसी कंपोनेंट, मतलब इस टाइम पे कौन सी सब ट्रांजिएंट स्टेट आ रही है, तो XD डबल डैश मैंने बोल दिया। ठीक है, अब मैं Vrms को रिप्लेस करके EG डिवाइडेड बाय XD डबल डैश, EG मतलब हमारा जनरेटर का जो वोल्टेज है वो ले लिया हम लोगों ने, और इसको EG डिवाइडेड बाय XD डबल डैश को मैं क्या बोल दूंगा? फॉल्ट करंट IF डबल डैश। देखो मैंने यहां पे लिखा है ना IF डबल डैश क्या? EG डिवाइडेड बाय XD डबल डैश। तो इसका मतलब है कि ID मैक्सिमम पॉसिबल डीसी करंट कितना है? √2 टाइम्स ऑफ I डबल डैश। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने फुल कोर्स में कराया है। इवन वहां पे तो मैंने और भी बहुत सारी चीजें पूछी थी, उसका बहुत ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं बनता, बट कन्वेंशनल में ESC वगैरह कन्वेंशनल में आते हैं, बट गेट में बहुत फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन यहां से नहीं है। बट ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन सब को मैंने बहुत अच्छे से डिराइव किया है। अब ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे होंगे कि जो चीजें कुछ नहीं समझे होंगे, इसका मतलब आपने फुल कोर्स में चीजें नहीं की है, क्योंकि अब मेरा भी एक लिमिटेशन है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में आपको चीजें नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि ये इस सीरीज का फिर पर्पस बदल जाएगा। ऑलरेडी मैं हर चीज को डिफाइन कर चुका हूं, मैंने कोशिश करी है कम से कम 5-6 दिन लगे इनको सबको मैंने कॉम्पैक्ट करने में कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कम टाइम में आप तक पहुंच सके। तो इस वजह से मैंने पूरी स्लाइड आपके लिए लिख दी है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है सडन शॉर्ट सर्क्यूट ऑफ एन अनलोडेड जनरेटर। अनलोडेड जनरेटर के ऊपर अगर सडनली शॉर्ट सर्क्यूट होगा तो कैसे एनालिसिस करते हैं। याद है आपको हम लोगों ने ऐसे 3 डायग्राम बनाए थे, मैंने तभी यहां पे एक ही शो कर रहा था, इसमें डेम्पर बार वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, लीकेज करंट और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, नॉट लीकेज करंट, लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, ये पूरा सिंक्रोनस मशीन का मैंने आपको डिटेल वर्जन बता रखा है फुल कोर्स में, और इसमें 3 रिएक्टेंसेस थे
और इन रिएक्टेंसेस में कौन बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा, एक्सिट डबल डैश सबसे छोटा है ना। डबल डैश का मतलब सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आईडी डबल डैश, आईडी डैश और आईडी, इनके करंट भी निकाले, और करंट में सबसे बड़ा कौन है, आईडी डबल डैश। तो सब ट्रांजिएंट करंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका रिएक्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एनालिसिस याद आ गया होगा आपको, ये मशीन में भी पढ़ते हैं, पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अब देखो चीजें क्या है कि आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें एक चीज लिखी रहेगी, सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन। तो एक चीज बता देता हूं, देखो क्या होगा कि इस तरीके से आपको डायग्राम आया, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर और मोटर। और ये मोटर क्या, अभी सिस्टम क्या, अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन का मतलब है कि मोटर जस्ट कनेक्ट है, आपकी मोटर जस्ट कनेक्ट है और इस पे कोई भी लोडिंग नहीं है, इस पे कोई भी नो लोड कंडीशन है। अब देखो आपको पता है कि नो लोड कंडीशन पे भी मोटर अगर नो लोड पे भी होती है तो कुछ एम्पेयर करंट तो ड्रॉ करती है, बट वो करंट जो है लोड जब लगाओगे और लोड जो करंट, फिर मोटर जो करंट ड्रॉ करेगी उसके कंपैरिजन में नो लोड पे जो करंट ड्रॉ कर रही है वो बहुत ही कम है। तो नो लोड करंट हमेशा बहुत कम होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन होता है तो जो लोड करंट है, जो स्मॉल अमाउंट है, उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि फॉल्ट करंट की तुलना में वो करंट बहुत ही कम होता है। बट जब सिस्टम लोडेड होगा, है ना, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, जब सिस्टम लोडेड होगा तब हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहां तो मोटर लगी है तो हम नो लोड कैसे माने। तो वैसे तो मैं बता दूं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ब्रैकेट में या कहीं पर भी कि एज्यूम सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन, ऐसा लिखा रहेगा। और अगर नहीं लिखा रहे और कोई भी मोटर, कोई भी लोड नहीं, लोड मतलब यहां पे मोटर का रेटिंग गिवन होगा कि सपोज करो ऐसा गिवन होगा 11 किलो वोल्ट, 5 MVA या 5 KVA, जो भी मोटर का रेटिंग गिवन होगा, बट उसके साथ में ये नहीं लिखा रहेगा कि मोटर करंट ड्रॉ कर रही है, लोड इतने मेगावाट पावर का लोड लगा है, इतने पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है। ये जब तक नहीं लिखा रहा है, जब तक हम लोग इसको क्या मानेंगे, नो लोड पे कनेक्टेड है। क्योंकि स्टूडेंट ये सोचता है कि सर मोटर तो कनेक्टेड है तो कुछ तो होगा, नहीं मोटर कनेक्टेड बट उस मोटर से मोटर खाली चल रही है, शाफ्ट सिर्फ घूम रहा है, बट उस शाफ्ट के ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया है, ठीक है। तो शाफ्ट घूमते टाइम पे, सिर्फ घूमते टाइम पे नो लोड, हल्का सा नो लोड करंट लेता है, जब लोड लगा दोगे तो ज्यादा करंट लेगा, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग तो हमने मशीन में भी देखी है। तो अभी मैं यहां पे क्लियर कर दूं क्योंकि स्टूडेंट सोच नहीं पाते उस डायरेक्शन में। चलो तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा, उसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, और रिएक्टेंस डायग्राम में सपोज करो यहां पे फॉल्ट हुआ है, यहां पे फॉल्ट हुआ है, तो फॉल्ट यहां पे हुआ है और नो लोड कंडीशन पे ये मानेंगे कि जो प्रीफॉल्ट वोल्टेज है, फॉल्ट होने के पहले जो वोल्टेज है उसको हमें क्या मानना है, 1 पर यूनिट। जब सिस्टम अंडर नो लोड कंडीशन पे हो तो प्रीफॉल्ट वोल्टेज को हमें फॉल्ट होने के पहले उस फॉल्ट पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं प्रीफॉल्ट वोल्टेज हमारा 1 पर यूनिट है। क्यों 1 पर यूनिट है, क्योंकि ये सब के सब 1 एंगल, नॉट 1 एंगल 0 तो नहीं बोल सकते हम लोग, ये बोल सकते हैं कि ये सब के सब क्या है, 1 पर यूनिट पे वर्क कर रहे हैं, 1 पर यूनिट पे वर्क कर रहे हैं। तो नो लोड कंडीशन में वी प्रीफॉल्ट वोल्टेज, फॉल्ट होने के पहले का वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज, वो 1.0 पर यूनिट ले लेने का है, ठीक है। बाय द टाइम धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल करोगे समझ में आ जाएगा, और फुल कोर्स में इतना न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि अनलोडेड के टाइम पे आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि प्रीफॉल्ट VPF वोल्टेज, प्रीफॉल्ट वोल्टेज क्या लेना है, 1 पर यूनिट लेना है। बट जब लोडेड होगा तो 1 पर यूनिट नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा, ठीक है। क्या आएगा वो सब आगे देखेंगे। आया समझ में। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग फॉल्ट करंट। अच्छा अब देखो यहां पे रिले और सर्किट, फॉल्ट एनालिसिस कर क्यों रहे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछे, तो हम ये करने के, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फॉल्ट करा के कि वहां पे जितने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होंगे उनकी रेटिंग क्या होगी। और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, हमारा रिले और सर्किट ब्रेकर। और रिले का जो रेटिंग होता है वो किससे डिसाइड होता है, शॉर्ट सर्किट करंट से, और एमवीए से क्या डिसाइड होता है, शॉर्ट सर्किट एमवीए से सर्किट ब्रेकर का रेटिंग। तो इसीलिए हम लोग फॉल्ट करा के फॉल्ट एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि रिले और सर्किट ब्रेकर है उनकी रेटिंग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और करंट की रेटिंग से रिले और एमवीए की रेटिंग से सर्किट ब्रेकर डिसाइड होगा, ठीक है। चलो स्टेप्स क्या क्या करना है, कोई भी एक न्यूमेरिकल दिया आपको, न्यूमेरिकल का सबसे पहले, आपने तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करे होंगे क्योंकि रैंक बूस्टर सीरीज कोई नए स्टूडेंट तो अटेंड नहीं कर रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट ही कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में सब कुछ होगा। फटाफट देखो, सिलेक्ट कॉमन बेस, आपको एक कॉमन बेस सिलेक्ट करना है और पूरा रिएक्टेंस डायग्राम बना देना है।
उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉल्ट पॉइंट, फॉल्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स इक्विवेलेंट। एक्स इक्विवेलेंट समटाइम्स बहुत सारी जगह पे इसको हम लोग थेवेनिन्स भी बोल सकते हैं, एक्स इक्विवेलेंट और XTH एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कहां से देखना है। देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये एक्स इक्विवेलेंट निकालने में गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट सीखा या कुछ भी सीखा तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने नेटवर्क थ्योरी में भी ये बात बोली है कि आप कहां से देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये, जब भी हम कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ये कुछ भी हम फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हमारे सामने ये होना चाहिए कि वो दो कौन से सिरे हैं, वो जो दो कौन से पॉइंट है जहां से हमें देखना है। क्योंकि अगर वो पॉइंट का देखना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर बदल गया तो चीजें बदल जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं थोड़ी देर के लिए कि सपोज करो ये आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से लगे हैं। अब मैं बोलूं आपको कि थोड़ी देर के लिए कि आप इस वाले पॉइंट से देखो, इस वाले पॉइंट से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ठीक है। तो ये दोनों काय में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में नजर आ रहे हैं। अब मैं बोलता हूं थोड़ी देर के लिए कि काम करो, ये इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको थोड़ा घुमा देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये घुमा दिया। और अब मैंने बोल दिया कि काम करो इधर से, है ना, ये थोड़ी देर के लिए हटा दो, वायर हटा दो, और अब ये यहां से देखो, तो आप काय में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत मैटर करता है कि आपको वो दो सिरे पकड़ना है ना, वो दो सिरे पकड़ना है जहां से आपको पूरा इक्विवेलेंट सर्किट देखना है। जैसे समटाइम्स क्या हुआ, ये इस तरीके से सिचुएशन आई आपके सामने, ये आया और ये इंडक्टर आया और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं अगर यहां से देखूं, यहां से देखना है मुझे, यहां से देखना है एक्स इक्विवेलेंट, तो यहां से मैं कैसे देखूंगा, ये सीरीज में कि पैरेलल में। तो मैं ये क्या करूंगा, यहां से करंट फ्लो किया, है ना, या तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा हो कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे उठा लूं तो दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे, है ना। और अगर ऐसा नहीं देखना, देखो यहां से करंट फ्लो कराओगे तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा, है ना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को हटा कर आपको काय में दिखेंगे, पैरेलल में दिखेंगे। बट कई बार मान लो ऐसा ही एग्जांपल दूं मैं आपको, ऐसा ही एग्जांपल दे दूं, ठीक है, और मैं यहां से, चलो वो तो फिर अलग अलग हो जाएंगे, यहां से देख लूं तो भी पैरेलल है। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि आपको वो दो पॉइंट सिरे पकड़ना है जहां से आप इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हो। नहीं तो कई बार स्टूडेंट क्या है, सीरीज या पैरेलल में उलझ के रह जाते हैं। तो ये सीरीज पैरेलल में अगर आप उलझ रहे हैं तो इसका मतलब पहले आप क्या करिए, अपने नेटवर्क थ्योरी के बेसिक्स को अच्छा करिए, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेगा, या ध्यान रखना आप सब लोग, ठीक है। क्या करोगे, एक्स इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है कि फॉल्ट पॉइंट से लगा के, कहां से, फॉल्ट पॉइंट से ग्राउंड तक, फॉल्ट पॉइंट से लगा के टू दी ग्राउंड, ग्राउंड तक का हमें रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। क्योंकि पूरे मसले की जड़ ये एक्स इक्विवेलेंट ही, अगर ये अच्छे से फाइंड आउट कर लिया फिर तो क्वेश्चन क्रैक हो गया आपका, समझ गए। एक्स इक्विवेलेंट क्या है, फॉल्ट पॉइंट से लगा के उस फॉल्ट पॉइंट को पकड़ लीजिए और ग्राउंड पोटेंशियल ढूंढ लीजिए और वहां से आपको पूरे सिस्टम को देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मानते हो नहीं बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक्स इक्विवेलेंट निकालने में दिक्कत आई थी शुरू में, बट अब आप पढ़ लिए होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीज है। अच्छा, सिस्टम अनलोडेड है तो वी प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 पर यूनिट हो जाएगा। तो फॉल्ट करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो ये तो 1 पर यूनिट है, तो 1 बाय एक्स इक्विवेलेंट इन पर यूनिट। एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट इंटू बेस करंट। बेस करंट कैसे निकालोगे, MVA बेस डिवाइडेड बाय √3 इंटू KV बेस। जब एक्चुअल वैल्यू निकाल रहा हो तो √3 लगाना है। पर यूनिट सिस्टम में जब डील करोगे, कई बार ऐसे मौके आएंगे जब पर यूनिट में आपको करंट निकालना रहेगा, तब ये √3 नहीं लगता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, उसके बाद MVA शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करोगे तो ये क्या करोगे, VPF IPF ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 पर यूनिट है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, फॉल्ट करंट कितना आ जाएगा, 1/x इक्विवेलेंट, 1/x इक्विवेलेंट। ये P मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना, ये P नहीं आएगा, 1/x इक्विवेलेंट पर यूनिट में आया। आपको चाहिए कि ये MVA शॉर्ट सर्किट जो पर यूनिट में है एक्चुअल वैल्यू में चाहिए, तो बेस MVA का मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस MVA का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले पॉपुलर है यहाँ पे। कौन से दो फॉर्मूले, इस तरीके से करंट निकालना है तो 1/x इक्विवेलेंट इन पर यूनिट, और MVA एक्चुअल निकालना है तो x इक्विवेलेंट में क्या कर दोगे, MVA का क्या कर दोगे, बेस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। और अगर आपको शॉर्ट सर्किट में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला भी, सॉरी पर यूनिट में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है।
MVA शॉर्ट सर्क्यूट इन पर यूनिट चाहिए तो 1/x। तो इसीलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले रटते हैं ना, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि सर IF पर यूनिट भी 1/x है और MVA शॉर्ट सर्क्यूट भी 1/x है, तो ये 1/x एक करंट भी MVA भी दोनों की यूनिट अलग अलग है। बट आप देखो कहां से चल के आ रहे हैं हम लोग, ये कहानी इसलिए पॉसिबल हो पाई है कि प्रीफॉल्ट वोल्टेज क्या है, 1 है। इस वजह से कहानी काफी हद तक सेम आई है। ठीक है, चलो तो अब आपको समझ में आ गया। तो बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो पूरा खेल एक्स इक्विवेलेंट पे ही है, तो हमारा फोकस भी कहां है, एक्स इक्विवेलेंट पे ही रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल वाइज न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं उसका ब्रीफ समराइज कर देता हूं मैं। क्या कर देता हूं, देखो एक तो अनलोडेड पे आएंगे न्यूमेरिकल, आपके किस पे आएंगे, हमारे अनलोडेड पे। सिस्टम अनलोडेड है तो प्रीफॉल्ट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और लोडेड, देखो लोडेड सिस्टम और अनलोडेड का मतलब अभी मैंने बता दिया था, अभी रिएक्टेंस डायग्राम में बताया था ना किस तरीके से ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम तो हो सकता है सेम बने, है ना। लोडेड और अनलोडेड दोनों में रिएक्टेंस डायग्राम तो यही बनेगा, बट लोडिंग के कंडीशन में एक इंफॉर्मेशन एडिशनल हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ क्या है, इसका जो शाफ्ट है ये कहीं ना कहीं हमारा लोड से कनेक्टेड है। तो तब आपका कौन सा केस बनेगा, लोडेड सिस्टम का बनेगा। अब देखो क्या होता है, अनलोडेड और लोडेड में भी मात्र 2% चांस है कि लोडेड से न्यूमेरिकल आए, बट 90% जो न्यूमेरिकल है वो आपके अनलोडेड से ही आते हैं। 98% जो न्यूमेरिकल है वो कहां से आते हैं, अनलोडेड सिस्टम से आते हैं। लोडेड से बहुत कम बार पूरे 25 साल के इतिहास में देखोगे तो 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे जो लोडेड सिस्टम से आए हैं, बाकी सारे के सारे किससे आते हैं, अनलोडेड से। और अगर थोड़ा सा ब्रॉडली सोचोगे तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल देखें तो सिमेट्रिकल से वैसे ही 20 से 30% ही न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो क्या होगा, लोडेड अनलोडेड के बाद रिएक्टर विथ रिएक्टर का यूज, देखो रिएक्टर एडिशनल लगा दोगे। आपने देखा यहाँ पे कि फॉल्ट करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग रिएक्टेंसेस और बढ़ा देंगे, रिएक्टेंसेस बढ़ा दिया, एडिशनल रिएक्टर अगर हम लोगों ने लगा दिए, रिएक्टर मतलब कि इंडक्टर, वो अगर लगा दिए तो हमारा फॉल्ट करंट और भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमने आगे चल के क्या किया कि फॉल्ट करंट को और रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, एक्स्ट्रा रिएक्टर्स भी लगाए। तो एक्स्ट्रा रिएक्टर के साथ में भी न्यूमेरिकल लोडेड में भी आ सकते हैं, अनलोडेड में भी आ सकते हैं, बट ज्यादातर जो रिएक्टर के न्यूमेरिकल होते हैं अनलोडेड के केस में ज्यादा आते हैं। ठीक है, समझ गए। तो 3 तरीके से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल कहां से करने वाले हैं, अनलोडेड सिस्टम से करने वाले हैं और विथ रिएक्टर। पहले क्या करेंगे हम लोग, अनलोडेड के विदाउट करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, देखो न्यूमेरिकल की जर्नी कैसे चलने वाली है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनलोडेड के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर जाते जाते रिएक्टर लगा के, अनलोडेड के साथ में रिएक्टर लगा के भी हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे। और फिर अलग से फिर मैं लोडेड सिस्टम के कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा, बहुत छोटी सी थ्योरी है, बहुत ज्यादा नहीं है ना, 2 लाइन 3 लाइन की थ्योरी है। उस लोडेड सिस्टम पे फिर एक आध न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि लोडेड सिस्टम को कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग। समझ गए पूरा का पूरा खेल, है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा थ्योरी। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल से मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग चलो नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो एक बार और थोड़ा समराइज कर देता हूं फटाफट आपको। यहां से चालू हुआ हमारा जो ये 4 सेक्शन में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। पहले हमने इस पर टारगेट किया है ना। उसके बाद धीरे धीरे ये भी कवर करेंगे। तो ये टारगेट, ये फुल कोर्स का मेन्यू है पूरा का पूरा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने इसको फुल कोर्स के मेन्यू को थोड़ा सा हमने मोड़ दिया है ताकि हमारा रैंक बूस्टर सीरीज में थ्योरी हम लोग एक जगह पे पढ़ ले, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने थ्योरी यहाँ ट्रांसमिशन लाइन और सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड बताया, ये अनलोडेड जनरेटर का बता दिया। ठीक है, और ये कैलकुलेशन जो होती है इसका बारे में बता दिया, और ये बताया कि न्यूमेरिकल कैसे डिजाइन होते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि जब तक क्लियरिटी नहीं होती कि न्यूमेरिकल किस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि ये क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैंने यहाँ पे बताई है ना आपको। कहाँ पे बताई है, ये वाली, कि लोडेड और अनलोडेड का मतलब क्या असल में। तो मोटर सिंपली लगी है रेटेड के साथ में तो वो अनलोडेड ही है जब तक उस पर लोड मेंशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एट दिस नोट ये पूरा का पूरा थ्योरी आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट का कवर हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग प्योरली न्यूमेरिकल देखेंगे सिमेट्रिकल पे, और उसके बाद वो खत्म करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसका थ्योरी देखेंगे अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कंपोनेंट का, और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके इस फॉल्ट एनालिसिस को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो लोग फुल कोर्स में
अच्छे से नहीं देखे हो लेक्चर्स वगैरह, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना, अपने नोट्स से थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओगे और आगे के जो अगले लेक्चर के जो न्यूमेरिकल है वो खुद से बनाओगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। वीडियो को पॉज करना, खुद से न्यूमेरिकल बनाना, बट उसके पहले जो आपको मैंने पढ़ा रखा हो जो नोट्स है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।